चलिए दोस्तों नमस्कार। आज यादगार एजुकेशन से आप लोगों के सामने फिर से लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण जिन साथियों को अगर संस्कृत पढ़ना है तो इस प्लेटफॉर्म पर यादगार एजुकेशन पर आ जाए और जुड़ जाए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज चलते हैं संस्कृत व्याकरण का, बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण है क्या। आओ मिलकर हम लोग सीखते हैं। तो संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले माँ देवी का मैं आराधना करना चाहूँगा कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताम नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। उस माँ को हमारा बार बार नमस्कार है, जिसकी वजह से वाग्देवी की वजह से हम अपनी वाणी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर सीखने वाला चाह दे तो लक्ष्य बना ले कि ये कै साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए, और रहीमन मूले सींच वो फूले फले अघाए। तो दोस्तों जिंदगी में लक्ष्य एक बनाकर अपना जो भी टीजीटी का, टेट का, किसी का भी परीक्षा दे रहे हैं, हाई स्कूल का, इंटर का, तो हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। शब्द धातु रूप प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्याहार, प्रयत्न, सब कहने का मतलब है व्याकरण साहित्य सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं संस्कृत को और क्या कहते हैं? संस्कृत को सूर भारती कहते हैं, सूर भारती भी कहते हैं। और संस्कृत को क्या कहते हैं? देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं। तो दोस्तों इतना रहे कि ये हमारी प्राचीन भाषा और हिंदी की जननी बताया जाता है संस्कृत को। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते चलेंगे। तो हम लोग आज संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण में तो पहले तो संस्कृत का अर्थ जानेंगे। इस संस्कृत का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? शुद्ध परिष्कृत तथा परिमार्जित भाषा को हम लोग संस्कृत कहते हैं। शुद्ध परिष्कृत तथा परिमार्जित भाषा को क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। दोस्तों आगे की बात हम लोग करते हैं कि संस्कृत व्याकरण में संस्कृत हमारे समाज की सबसे शुद्ध और प्राचीन भाषा है। और संस्कृत शब्द जो है तो सम उपसर्ग है, धन क्री धातु है तथा कत प्रत्यय है। इसके योग से संस्कृत बना है। सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय है। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण अति वैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अति वैज्ञानिक है। तो हम लोग दोस्तों आगे की बात करते हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण अति वैज्ञानिक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण शब्द जो है यह किससे बना है? धन आंग, धन क्या है? करण बराबर व्याकरण। एक आंग उपसर्ग, एक वी उपसर्ग, यह करण मूल धातु है। तो व्याकरण में कौन सी संधि है? संधि की बात करें तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह परिचय होगा कि वी धन आ करण बराबर व्याकरण, यह यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है दोस्तों। अब उसके बाद अगर कोई कहता है कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ बताइए, कौन सा अर्थ? शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है कि भली भांति समझना। ठीक है दोस्तों, भली भांति क्या करना? समझना ही व्याकरण है। तो अब कोई आपसे और कुछ पूछे कि भाई परिभाषा बताइए, किसकी परिभाषा बताइए? व्याकरण की। तो क्या कहेंगे? व्याकरण
व्याकरण ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, बोलना, प्रयोग करना सीखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सीखते हैं। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी पुस्तक है, ऐसी रचना है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध प्रयोग करना, शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक अच्छी तरह हमारी जानकारी में आप लोग समझ चुके होंगे। तो जहाँ पर रहें मस्त रहें और ज़िंदगी का आनंद लें दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं आगे की टॉपिक की तरफ कि व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं। आप लोग देखे हैं, बी है और आंग है, 2 उपसर्ग हैं। और बी धन आकरण बराबर व्याकरण, यानी यण संधि है, यहाँ पर ई है या आ है, मिलाकर या हो जाता है। तो दोस्तों, और बात करें कि व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र होता है। पद शास्त्र किसे कहते हैं और शब्द शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र। तो यह व्याकरण को कहते हैं। किसे कहते हैं? व्याकरण को। अब एक व्याकरण की और विशेष बात बता देते हैं कि व्याकरण नियम के अनुसार चलता है। भाषा को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन बताइए दोस्तों। भाषा को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन क्या होता है? सबसे बड़ा साधन, भाषा को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन व्याकरण होता है। नियंत्रित करने का साधन, भाषा को नियंत्रित करने का साधन व्याकरण है। अब हम लोग आगे बात करते हैं संस्कृत व्याकरण को और क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। व्याकरण को माहेश्वर सूत्र या माहेश्वर शास्त्र कहते हैं, बल्कि सूत्र नहीं, सॉरी, यहाँ पर शास्त्र बना लीजिए, माहेश्वर शास्त्र कहते हैं। चलिए दोस्तों, और अब कुछ बात करते हैं कि व्याकरण के अंग की बात करते हैं। हम लोग व्याकरण के कितने अंग हैं और व्याकरण में क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं उसको जानकारी लेते हैं। कि व्याकरण के अंग में बात करें तो व्याकरण के 3 अंग हैं। नंबर 1 अंग का नाम है वर्ण, नंबर दूसरे का नाम है शब्द, नंबर तीसरे का नाम है वाक्य। अब सोचिए, शब्द किससे बनता है, वर्ण किससे बनता है, वाक्य किससे बनता है? यह जानते हैं, ध्वनियों के मेल से वर्ण बनता है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी इकाई या अंग किसका भाई? व्याकरण का सबसे छोटा अंग पूछे, व्याकरण का सबसे छोटी इकाई या छोटा अंग पूछे तो वर्ण लगाएंगे। सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा अंग पूछे, इकाई पूछे तो वाक्य लगाएंगे। और सबसे छोटी इकाई या अंग अर्थ के आधार पे पूछे तो क्या लगाएंगे? शब्द लगाएंगे। इतना दिमाग में रहना चाहिए। सबसे बड़ा अंग अर्थ के आधार पर वाक्य होता है या बड़ा अंग पूछे वाक्य होता है। छोटी इकाई अर्थ के आधार पर व्याकरण का पूछे तो शब्द होता है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे कि माहेश्वर का अर्थ है। इधर चलते हैं कि वर्ण आप लोग यहाँ तक जान गए,
तो अब वर्ण बाद में पढ़ते हैं, लेकिन माहेश्वर का अर्थ क्या होता है? माहेश्वर का अर्थ बताइए दोस्तों, अर्थ बताइए माहेश्वर का। इसका अर्थ होता है शिव जी। माहेश्वर का अर्थ होता है शिव जी। अब दोस्तों छोटी सी कहानी है कि पाणिनि के उपासना से प्रसन्न होकर शिव जी ने नटराज अवस्था में आकर अपना डमरू जो है बजाएं, और वह बजाएं और उस बजाने की ध्वनि, डमरू की ध्वनि सुन करके पाणिनि जी ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, उन डमरू की आवाज को, ध्वनि को ऑब्जर्व किया और उसी पे 14 सूत्र बनाए, और 14 सूत्रों को क्या क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कहते हैं। चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या, शिव सूत्रों की संख्या, तो यह 14 है दोस्तों, 14 है। अगर आपसे और बात करें कि प्रथम सूत्र का नाम बताइए, माहेश्वर के प्रथम सूत्र का नाम बताइए, तो प्रथम सूत्र है अ ई ऊड़, यह इत संज्ञक वर्ण है, और लास्ट वाला बताइए हल है। अब सोचिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपसे यह बात कर दे कि वर्णों की संख्या, तो व्यंजन, संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए, संख्या बताइए, तो यह 33 है। स्वरों की संख्या बताइए, स्वर वर्णों की संख्या बताइए, तो यह कितने हैं? 9 हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से 9 हैं, कौन कौन से 33 हैं, इसको देखते हैं। चलिए, पाणिनि द्वारा लिखा गया माहेश्वर का अर्थ शिव जी होता है। चतुर्दश सूत्र कौन कौन से हैं यह देखते हैं। आयुण दूसरा नंबर, लीक तीसरा नंबर, ओण चौथा नंबर सूत्र है, औच। चलिए दोस्तों, एक से लेकर 4 सूत्र तक स्वर की बात की गई है। और देख लीजिएगा, आ ई उ 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। तो अच जो होता है, अच को स्वर कहते हैं, और स्वरों की संख्या 9 है। अब 5वें सूत्र से व्यंजन आएगा। हा य व रट नंबर 6 है, ल और नंबर 7 है, नंबर 7 यम ड नम नंबर 8 है, यम डणनम नंबर 8 है, झ भ इया। नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, नंबर 9 की बात करते हैं। सूत्र लिखा है घड़ ध स, घड़ धस। नंबर 10 की बात करते हैं, जब गड़ दस। नंबर 11 की बात करें तो देख लीजिए, ख फ छ ठ थ च ट त व।
नंबर 12 की बात करें तो क प य। नंबर 13 की बात करें तो स ख स र। नंबर 14 की बात करें तो हल। तो यहाँ पर 5 सूत्रों से लेकर 14 सूत्रों तक किसका जिक्र किया गया है दोस्तों? व्यंजन वर्णों का जो 33 है। और कितने इत संज्ञक वर्ण है? इत संज्ञक वर्ण कितने हैं दोस्तों? यह 14 हैं। देख रहे हैं 7वें सूत्र में अनुनासिक नासिक के वर्णों का जिक्र किया गया है। तीसरे में हर वर्ग का, यहाँ 10वें सूत्र में हर वर्ग का तीसरा वर्ण है छिपा हुआ। और सल के अंतर्गत सभी कौन से वर्ण आते हैं? उष्म वर्ण आते हैं। और 11 सूत्र और 12 सूत्र में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण रखा गया है। और यहाँ पर अच देख रहे हैं, अच का मतलब होता है स्वर। स्वर की संख्या 9 है। और यहाँ पर देख लेते हैं हल। हल जो है, हल के अंतर्गत, हल एक प्रत्याहार है, हल के अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं। दोस्तों यहाँ तक आप कंफर्म हो गए होंगे। तो हम लोग आगे की बात करते हैं वर्ण। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इससे पहले आप लोग इससे पहले कुछ बताएं कि संस्कृत में और हिंदी में दोनों में वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म से हिंदी और संस्कृत में दोनों प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों वर्ण का अर्थ देख लेते हैं। वर्ण का अन्य नाम आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगा, संस्कृत में भी बात कर ले रहे हैं कि वर्ण, वर्ण क्या है, वर्ण का अर्थ बताइए। तो वर्ण का अर्थ दोस्तों बात करें तो अर्थ कि मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका हम खंड न कर सकें उसे वर्ण कहते हैं। या प्राथमिक लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। प्राथमिक लिखित स्वरूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। प्रथम बार लिखी हुई वर्ण को ही यहाँ पर वर्ण कहते हैं। तो अब बात हम लोग आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद की बात करें तो कितने हैं दोस्तों? वर्ण के भेद 2 हैं। वर्ण 2 प्रकार के। नंबर 1 है स्वर, नंबर 2 है व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों स्वरों की संख्या का जिक्र प्रत्याहार में कितने का किया गया है तो परंपरागत दृष्टि से भी देखेंगे और जिनका उपयोग होता है हमारे संविधान में, माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में, उसका भी जिक्र करेंगे। तो देखिएगा संस्कृत के समय से अ, ई, आ, ई, उ और री, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पर ली को भी ले लेते हैं परंपरागत में और इसको भी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 12, 1, 13 वर्णों को परंपरागत दृष्टि से रखा जाता है और हमारे हिंदी में इन दोनों को नहीं रखा जाता। व्यंजन वर्णों की बात करें तो कु, चु, टू, तु, पु, यह हर वर्ग का पहला वर्ण है। और सूत्राचार्य भी बताया जाता है कि पाणिनि ने सूत्राचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो कु माने क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, यह सब आ जाते हैं स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। तो व्यंजन की बात करेंगे, स्वर की बात करेंगे तो स्वर
के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं, यह भी जानकारी लेंगे। और वर्ण का नाम अगर अन्य नाम पूछ ले दोस्तों तो क्या कहेंगे, रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, जाति भी होता है, रंग होता है, अक्षर होता है, जाति होता है, वर्ग होता है अन्य नाम में। और वर्ण के बारे में और बात करना चाहें तो इनके दो भेद हैं और दोनों भेदों के बारे में अच्छी तरह आप लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि स्वर, स्वर के भेद की बात करें। भेद, स्वर के कितने भेद हैं दोस्तों, 3 भेद हैं। नंबर 1 का नाम है ह्रस्व, नंबर 2 का नाम है दीर्घ, नंबर 3 का नाम है फ्लूत। फ्लूत तो यहाँ पर थोड़ा से एक चीज देख लेते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ मात्रों को द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। और त्रि है, यहाँ पर त्रि दोस्तों लगा लेना, त्रिमात्रो फ्लूतो त्रिमात्रस्तु, यहाँ पर त्रिमात्रस्तु फ्लूतो ज्ञेयो। व्यंजन, व्यंजन चार्ध मात्रिकम। तो दोस्तों ये श्लोक के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती है, फ्लूत की 3 मात्रा होती है और व्यंजन च अर्धमात्रिकम माने व्यंजन की आधी मात्रा होती है। ये सूत्र से दोस्तों कुछ न कुछ आपको अवश्य ज्ञान मिलेगा अगर लगे रहेंगे। अगर जिज्ञासा आपके अंदर है ज्ञान लेने की तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही। तो चलते हैं दोस्तों कि आगे की तरफ बात करते हैं कि ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर को अच कहते हैं, अच कहते हैं, किसे कहते हैं, स्वर को। और इसमें पहले भेद का नाम ह्रस्व रखे थे। पहला भेद, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ और री, यह 4 वर्ण आते हैं, इसे ह्रस्व कहते हैं। और इन्हें ही एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। और क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, छंद में देखे होंगे। और छोटा कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं, लघु कहते हैं, छोटा कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। अब नंबर 2 की बात करें, दीर्घ वर्ण की जिक्र करें तो यहाँ पर आप लोग आ को रख सकते हैं, बड़ी ई को रख सकते हैं, बड़ा ऊ को रख सकते हैं, और यहाँ पर ए आय को रख सकते हैं, ओ आओ को रख सकते हैं। इतना दिमाग रहे। और फ्लूत की 3 मात्रा होती है, 3 मात्रा होता है, त्रिमात्रिक। और इसकी बात करें तो इसको द्विमात्रिक कहते हैं, मात्रिक। और इसको गुरु के जगह, लघु के जगह गुरु कहते हैं, और इसको बड़ा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब फ्लूत, फ्लूत वर्ण की जिक्र करें, फ्लूत की, तो फ्लूत की यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि यह त्रिमात्रिक होता है, मात्रिक होता है। और इसको बोलने पर 1 मात्रा का समय लगता है, इसको बोलने पर 2 मात्रा का समय, इसको बोलने पर 3 मात्रा यानी 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व का 2 गुना यह लगता है और ह्रस्व का 3 गुना यह लगता है। तो दोस्तों हम बात करें जैसे अ बोलिए, अ, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद आम, आम, इस प्रकार यानी जो खींच कर बोलते हैं, रे कहते हैं, टे कहते हैं। इस प्रकार यह फ्लूत का संकेत है, फ्लूत वर्ण का। जैसे लोग राम कहते हैं तो राम ऐसे लिखा होता है, राम। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के फ्लूत वर्ण होते हैं। यह लगभग संस्कृत में 9 स्वर वर्णों के साथ काम करते हैं।
तो दोस्तों हम लोग आगे की बात करें कि व्यंजन वर्ण क्या है। या तो आप लोग स्वर वर्ण के बारे में जानकारी लिए, तो व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी भी ले लेते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण दूसरा भेद वर्ण का। तो दूसरे भेद का क्या नाम था वर्ण के? तो व्यंजन, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की बात करें हम लोग, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कितने भागों में व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिसे जिसे बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े। किसकी? स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में समझ में आया होगा कि ऐसी ध्वनियां जिसे बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने पर किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण। और जिसमें सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग इसमें कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि व्यंजन वर्ण में क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोगों से बता दें, स्पर्श, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? यह भेद है। तो स्पर्श वर्ण जो मुख के अन्य भागों से स्पर्श करके वर्ण निकलते हैं उसे स्पर्श या स्पर्शी वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इसकी संख्या 25 होती है। और नंबर 2 की बात करें, अंतः अस्थ की बात करें, इनकी संख्या 4 होती है। यर ल व। नंबर 3 की बात करें ऊष्म वर्ण की, तो इनकी संख्या भी 4 होती है। यह मुख के रगड़ से यानी मुख से निकलते वक्त रगड़ होता है, ऊष्म वायु निकलती है तो ऊष्म कहते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? स ख स ह वर्ण होते हैं। अब नंबर अगला बात करें कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। जिक्र नहीं किया गया है इसमें, फिर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। संयुक्त, संयुक्त संस्कृत में 3 ही दिखाई देंगे। इसका नाम है श, इस छत्र, यहाँ पर छत्र ज्ञ, यह अक्षर हिंदी में लिखा होता है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को, किसी वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को किसी वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। जैसे संजय, यहाँ पर अनुस्वार लग गया। अब आगे और बात करते हैं दोस्तों कि अनुस्वार के बाद विसर्ग की बात करें हम लोग। विसर्ग की बात करें, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग, तो दोस्तों विसर्ग किसे कहते हैं? किसी वर्ण के अंतिम ध्वनि में ह की आवाज आना। वर्ण के अंत में ह का ध्वनि आना विसर्ग होता है। आना विसर्ग होता है। जैसे यहाँ पर रामः इस प्रकार पढ़ते हैं। चलिए अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक नंबर
अगला देख लीजिएगा, अनुनासिक जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं, जो वर्ण नाक से उच्चरित या नाक की सहायता से निकले उसे अनुनासिक या नासिक के वर्ण कहते हैं। यह 5 होते हैं, अंगा होता है, या होता है, ड़ होता है, न होता है, म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। आगे आप लोग अगर और प्रेरणा देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे और वीडियो आप लोगों के लिए बनता जाएगा और पूरा टोटल वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा दोस्तों। इसलिए हम लास्ट में आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जहाँ रहें सभी लोग सुखी रहें। जय हिंद।